लो जी, हम आ गए हैं किरण सर की क्लास में। स्वागत आप लोगों का। क्या हालचाल सबके? बढ़िया हैं? अरे बढ़िया ही होंगे भाई। शुरू करें। कल हम कहाँ चल रहे थे भाई? बताइए 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 बताइए। कल बात कर रहे थे चालू खाते की। चालू खाते की बात कर रहे थे ना, खुली अर्थव्यवस्था में। खुली अर्थव्यवस्था हमारा चैप्टर, और उसमें बात की हमने चालू खाते की, है ना। और लास्ट जहाँ पे हम चल रहे थे वहाँ पे बात कर रहे थे कि चालू खाते के दो घटक होते हैं। चालू खाते के दो घटक। नंबर एक व्यापार संतुलन, और नंबर दो अदृश्य मदों का संतुलन। अदृश्य मदों का संतुलन। यहाँ तक बात हम कर चुके थे। समझ में आ गई बात? अब बात करेंगे आज व्यापार संतुलन की और अदृश्य मदों के संतुलन की। समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सीयूईटी की एग्ज़ाम देनी है। और सीयूईटी की एग्ज़ाम क्यों देनी है? दिल दीवाना बिन डीयू के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। डीयू में जाना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं व्यापार संतुलन की। सबसे पहली बात, कल हमने पढ़ा था अदायगी संतुलन, है ना। अदायगी संतुलन और व्यापार संतुलन में थोड़ा सा फर्क होता है। अदायगी संतुलन में कल हमने देखा था कि दो देशों के बीच में जितने भी प्रकार के लेन देन हैं, सारे लेन देन को शामिल किया जाता है, चाहे वो सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं। लेकिन व्यापार संतुलन में केवल आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। दिमाग में रखें, भुगतान संतुलन में दो देशों के बीच में जितने भी प्रकार के लेन देन होते हैं सारे शामिल किए जाते हैं। और व्यापार संतुलन में आयात और निर्यात जो है उनको शामिल किया जाता है। इसको कहते हैं BOT, लिखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड मतलब अंग्रेजी जानते हैं ना आप, व्यापार। बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या चीजें शामिल हैं? आयात और निर्यात। जब निर्यात किया जाता है तो उसको BOT में क्रेडिट किया जाता है। दिमाग में रखना, BOT में क्रेडिट किया जाता है। किसको? निर्यात को। और आयात जो होगा उसको BOT में क्या किया जाएगा? क्रेडिट का एकदम उल्टा, डेबिट। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये हो गया हमारा व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन जो है किस तरह से संतुलित हो सकता है? घाटे वाला हो सकता है या फिर आधिक्य वाला हो सकता है। हटा दें इनको हम। ये फोन बीच में मत बजना, हमें डिस्टर्बेंस होता है। ये खुली अर्थव्यवस्था को रहने देता हूँ। अब बात करते हैं कि आपका व्यापार संतुलन जो है वो तीन प्रकार से हो सकता है। पहली बात संतुलित, दूसरी बात आधिक्य वाला, तीसरी बात घाटे वाला। जब घाटा खाएंगे तो घाटा हो जाएगा। संतुलित का मतलब क्या होता है? जब व्यापार संतुलन संतुलित तब होगा जब निर्यात और आयात दोनों समान होंगे। दोनों समान होंगे तब जो है वो क्या होगा? संतुलित होगा।
आधिक्य कब होगा व्यापार संतुलन? भाई मजा कब आएगा? जब हम ज़्यादा सामान बेचेंगे और दूसरे देशों से कम सामान खरीदेंगे। कहने का मतलब निर्यात अधिक किसकी तुलना में? आयातों की तुलना में। आयातों की तुलना में निर्यात जब ज़्यादा होंगे तो बेटा कहेंगे हम ये हो गया आधिक्य वाला व्यापार संतुलन। और अब बात करते हैं घाटे वाला व्यापार संतुलन। इसको समझ में बात आ गई तो इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे आयात हो गए अधिक और निर्यात हो गए कम, तब हमारा व्यापार संतुलन जो है वो कैसा हो जाएगा? घाटे वाला हो जाएगा। समझ में आई बात? आ जानी चाहिए। अब बात आती है निवल अदृश्य मदों की। किसकी बात आती है? निवल अदृश्य मदों की। अदृश्य मदें यानी जिसको शिपिंग नहीं किया जाता। जहाज रानी का नाम सुना होगा कल। जिसको जहाज में लोड नहीं किया जाता, वो सारी अदृश्य मदें होती हैं। और अदृश्य मदों का जो संतुलन है वो भी अदृश्य मदों का आयात और निर्यात के मूल्यों का अंतर होता है। कहने का मतलब अदृश्य मदों का संतुलन, व्यापार संतुलन में आपने देखा कि वस्तुओं का जो व्यापार हो रहा है उसमें निर्यात और आयात का अंतर होता है। और अदृश्य मदों के संतुलन में जो है किनका संतुलन देखेंगे? अदृश्य मदों का। इनविजिबल जो भी हैं वो हैं, सेवाएं वगैरह हैं उनको। इसके आयात और निर्यात का अंतर, आयात और निर्यात का अंतर, इनका भी आयात और निर्यात होता है ना बेटा? अरे भाई हम अपनी सेवाएं देंगे कहाँ पे? हम जाएंगे चाइना, छोटी आंखों वालों को पढ़ाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, वो चाऊ म्याऊ करेंगे। खैर थोड़ा सीरियसली पढ़ लें कि ये जो हमारी अदृश्य मदें हैं इसमें सेवाएं आ जाती हैं, हस्तांतरण ट्रांसफर्स जो हैं वो आ जाते हैं, और आय का प्रवाह जो है वो भी इस अदृश्य मदों में शामिल हो जाता है। समझ में आई बात? और सेवाओं के व्यापार में कल हमने बात की थी, क्या बात की थी? फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम, साधन आय और गैर साधन आय, दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। आपके बार बार किताब में मैंने कल भी बात कही थी, उपदान आय और गैर उपदान आय। तो आप इसको जो है ना किस तरह से लिखें? साधन आय और गैर साधन आय। यानी अदृश्य मदों को दो भागों में बांटा गया, साधन आय और गैर साधन। फैक्टर इनकम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फैक्टर इनकम। स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा हूँ। और इसको कहेंगे, अंग्रेजी आती है ना, नॉन फैक्टर इनकम। स्पेलिंग नहीं आती इसलिए ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो है हमारे साधन आय है उसमें जो उत्पादन के साधन हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि साधन आय का मतलब उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन कौन से? जैसे हमने पढ़ा था ना, उत्पादन के साधन भूमि, और भूमि के बदले में जो है लगान या किराया वगैरह होता है। पूंजी, पूंजी के बदले में जो है ब्याज व्याज दिया जाता है ना, याद होगा आपको। तो ये जो है उत्पादन के साधनों पर किया जाने वाला वे जो है वो साधन आय में होता है। और बाकी जो रह गया आपको सेवा उत्पाद, जैसे जहाज रानी की बात करें, जहाज में बैठी हुई रानी नहीं, शिपिंग वाला वो जो डिपार्टमेंट है वो जहाज रानी में शामिल होता है। बैंकिंग की सेवाएं, पर्यटन की सेवाएं, सॉफ्टवेयर की सेवाएं और आपके किरण सर के टीचिंग की सेवाएं, ये सारी जो है गैर उपदान या गैर साधन आय में शामिल होती हैं। क्लियर है? चलें आगे। कर्सर हो गया, नहीं मिल गया, मिटा देते हैं। बात कर रहे हैं किसकी? खुली अर्थव्यवस्था की। खुली अर्थव्यवस्था में हमने व्यापार संतुलन को देखा और क्या देखा? अदृश्य मदों का संतुलन। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना,
व्यापार संतुलन जो है ना, उसमें आधिक्य हो सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस चीज को क्लियर करना। व्यापार संतुलन में आधिक्य हो सकता है, घाटा हो सकता है, संतुलित हो सकता है। यानी इसका जो लास्ट बैलेंस है, फाइनल बैलेंस है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। लेकिन अदायगी संतुलन जिसको हमने कहा, अदायगी संतुलन या जिसको हमने कहा भुगतान संतुलन, ये बेटा भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। इस बात को दिमाग में अच्छे से बढ़िया वाली रस्सी ला के गांठ बांध लेना। भुगतान संतुलन का बैलेंस हमेशा जीरो होता है, यानी हमेशा संतुलित रहता है। क्योंकि भुगतान संतुलन में अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए चालू खाते में, तो उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी पूंजी खाते से, यानी कैसे न कैसे उस बैलेंस को जीरो करना है। तो व्यापार संतुलन आपका आधिक्य वाला हो सकता है, घाटे वाला हो सकता है, संतुलित हो सकता है, लेकिन आपका भुगतान संतुलन कभी भी असंतुलित नहीं होगा, घाटे वाला नहीं होगा, आधिक्य वाला नहीं होगा, हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं किसकी बात करें? पूंजी खाते की। पूंजी खाते को दिमाग में रखना, CUET एग्जाम देनी है, DU में जाना है। वो था ना गाना, कौन सा, दिल दीवाना। आपको टारगेट रखना है किसका? CUET। क्या चाहिए आपको? इसकी तैयारी। और अब लिख लेते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाता जो है परिसंपत्तियों के जितने भी लेन देन हैं उनको शामिल करता है। किसके लेन देन को शामिल करता है बेटा? परिसंपत्तियों के समस्त लेन देन इसके अंदर शामिल होते हैं। एसेट्स जिनको कहते हैं ना, अंग्रेजी में यही होती है क्या इसकी स्पेलिंग? परिसंपत्तियों के सारे लेन देन इस पूंजी खाते में शामिल होते हैं। चालू खाते की बात अभी तक हम देख रहे थे, वो चालू खाता था। अब पूंजी खाते की बात करेंगे तो पूंजी खाते में परिसंपत्तियों की जितने भी लेन देन हैं उनको शामिल किया जाता है। परिसंपत्तियां यानी धन को किसी भी फॉर्म में रखने का एक तरीका हो सकता है, किसी भी रूप में रखने का एक तरीका हो सकता है। अब धन को कैसे रखेंगे? पहले वाले छुपा के रखते थे। एक मार दादी होया करती, पहले खुड्डी होया करती ना बेटा, ध्यान, छान होया करती। दादी पीसा बेड़ा करा करती और पीसा बेड़ा करके छान की चीड़ा में लगो दिया। चीड़ जानो ने छान को ऊपर थोड़ी जगह उठा लगो दिया। और बाद में जब याद आया ने तब उन खागी दीवड़ के खागी दीवड़, दिमक क्या करना वह खागी। तो वो तरीका ठीक नहीं है। तो धन को कैसे रखें? भाई हमारे किसी होनहार की शादी करनी है, किसी बिटिया की शादी करनी है, तो फिर क्या कहते हैं ना, अरे दहेज में देंगे ना, इतना दिया, वो सामान दिया और इतने की FD करवा दी। क्या करवा दी? FD करवा दी। ये धन को सुरक्षित रखने का बेटा एक तरीका है। क्या है? ये धन को सुरक्षित रखने का तरीका है। तो इसमें FD आपकी हो सकती है, बॉन्ड्स के रूप में आपको जो है धन रखा जा सकता है, स्टॉक्स के रूप में धन रखा जा सकता है, बंद पत्र जिसको कहते हैं, यही आ गया बंद पत्र आपका, बॉन्ड्स वाला जो है, उसके रूप में, सरकारी ऋण के रूप में जो है वो धन को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये परिसंपत्ति है एक तरह से, यानी परिसंपत्ति क्रय करना या परिसंपत्ति बेचना जो है वो आपके पूंजी खाते में शामिल होंगे।
जैसे इसने एक बताया कि कोई भी भारतीय एक यूके की कार कंपनी को खरीदता है। देखिए कार कंपनी को खरीद रहा है, यहाँ पे किसको खरीद रहा है? कार कंपनी को खरीद रहा है। कार कंपनी को खरीदेंगे मतलब ये पूंजी खाते की बात आएगी, क्योंकि परिसंपत्तियां खरीद रहा है वो। लेकिन अगर हम कहीं से कार खरीद रहे हैं ना, तो परिसंपत्ति नहीं, वो फिर क्या हो गया, उसमें आपके चालू खाते में शामिल हो जाता है। कोई भी माल खरीदा हमने, लेकिन यहाँ पे कार कंपनी खरीदी यानी परिसंपत्तियों का क्रय किया है, तो पूंजी खाते में शामिल होगा। ठीक है। और अब जो है पूंजी खाते की बात करते हैं हम घटकों की। पूंजी खाते के घटक कहाँ गए? अब मिटा देते हैं भाई इसको। पूंजी खाते के घटक में कौन कौन से घटक मैं लिखूंगा, उसकी बजाय जो है वो हम इसको डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए भाई? पूंजी खाते के घटक ये रहे। खुल जा सिमसिम, थोड़ा टाइम लग रहा है भाई, हमारे वाला लैपटॉप आई कहाँ गया रे? ये गड़बड़ करता है हमेशा, ये हमेशा गड़बड़ करता है। ये वाइट बोर्ड ऐप खराब हो गया, मैं खराब हो गया, या लैपटॉप खराब हो गया? आएगा कहाँ जाएगा? फिर से करेंगे। पूंजी खाते के घटक ये रहे, ये पूंजी खाते के घटक ये आ गए, है ना। अब तो आ गया ये पूंजी खाते के आ गए घटक। अब पूंजी खाते के घटकों की बात बेटा हम जब करेंगे तब हम बात करेंगे पूंजी खाते के घटकों में पहली बात क्या आती है? निवेश, फिर विदेशी ऋण, फिर विदेशी सहायता। निवेश में एक तो होता है प्रत्यक्ष निवेश और एक होता है पोर्टफोलियो निवेश। क्या होता है? पोर्टफोलियो निवेश, बताऊंगा अभी। प्रत्यक्ष निवेश के अंदर एफडीआई, जिसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या इसको कहते हैं, कई बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। निवेश से प्राप्त आय जो हैं वो और अन्य प्रत्यक्ष पूंजी का जो फ्लो है वो इसके अंदर शामिल होता है। पोर्टफोलियो निवेश का मतलब, पोर्टफोलियो का इसका मतलब एक चीज है कि पोर्टफोलियो कोई भी व्यक्ति, संस्था या कोई भी निवेश करने वाली जो कंपनी है वो अपने निवेश या वित्तीय परिसंपत्तियों को संग्रहित करके रखती है, उसको कहते हैं हम एक तरह से पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो जैसे मैंने मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद कि मुझे किस तरह से जो है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्राप्तियां ज़्यादा चाहिए, रिस्क कम चाहिए। कि भाई रिस्क नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ब्याज मिल जाएगा, एफडी कर देंगे, 5% ब्याज है, सफिशिएंट है, लेकिन पैसा डूबना नहीं चाहिए, रिस्क कम। कई लोग ऐसे होते हैं कि यार रिस्क लेंगे तो या तो पैसा नुकसान हो जाएगा या बहुत सारा पैसा वापस आएगा। तो इस तरह से जो है वो इसमें कर लेगा आपके पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो में आपका सोना हो सकता है ना। पोर्टफोलियो में आपका सोना हो गया, स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, नगद हो गया, ये चीज़ें जो है वो है। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? कोई लार्ज कैप में करता है, बड़ी पूंजी वाली कोई कंपनी है, कोई स्मॉल कैप में करता है, कोई कंपनी ऐसी है जिसकी जो कैपिटल है वो बहुत कम है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये सारी पूंजी खाते की बात, आपका पोर्टफोलियो की बात आती है। और पोर्टफोलियो के उदाहरण में आता है FII इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी इसको मैं लिखूं विदेशी संस्थागत निवेश। विदेशी संस्थागत निवेश जो है वो आपका FII में आ गया। इसके अंदर बीमा कंपनियां आ गई, पेंशन फंड्स आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए, और अगली बात जो आती है वो विदेशी फंड्स की है। ये आपका जो है क्लियर है पूरी तरह से। क्या पूंजी खाता दिमाग में रखना, आपको क्या क्रैक करना है? फोड़ डालना है। क्या? CUET। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, दिल लगाना पड़ेगा। किससे?
किताबों से, है ना? समझ में आ रही है बात? आएगी। आपको बस वही गाना है, दिल दीवाना बिन डीयू के, और कुछ मत बोल देना। माने ना दुनिया मांगे सोना चांदी, हम तो मांगे क्या, वो भोजपुरी गाना ना, मेहरारू। दुनिया मांगे सोना चांदी, हम तो मांगे मेहरारू। मेहरारू जानते हो क्या? जानना भी मतलब, है ना? घर वाले कहेंगे अभी उम्र नहीं है भाई बिन्नी लाउन की, हम भी कहेंगे घर वाले क्या, हम भी तो। अब बात करते हैं आगे पूंजी खाते के बाद में पूंजी खाते के संतुलन की बात। पूंजी खाते का संतुलन, अरे लाल लाल चल रहा है, इसको मिटा देता हूँ। ब्लैक ब्लैक ब्लैक, वेयर इज ब्लैक, ये रहा। पूंजी खाते का संतुलन। पूंजी खाता एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमारी पूंजी विदेशों में जाना, विदेशों की पूंजी हमारे यहाँ पे लाना। एक तरह से ये पूंजी खाते का संतुलन जब होता है कि जब पूंजी का अंतर प्रवाह का मतलब हमारे यहाँ पे पूंजी आ रही है वो, और हम जो है भुगतान कर रहे हैं वो, बाह्य प्रवाह जो है वो। अब अंतर प्रवाह में विदेशों से प्राप्त ऋण हो गए, विदेशी कंपनियों में शेयरों की बिक्री की हमने, विदेशी कंपनियों में हमारे शेयर बेचे हैं तो उससे हमको पूंजी प्राप्ति हुई है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है, वो अंतर प्रवाह। और बाह्य प्रवाह का मतलब हमारी पूंजी गई है। तो इन दोनों का बैलेंस, अगर जितना अंतर प्रवाह है उतना ही बाह्य प्रवाह है, तो हम कहते हैं कि पूंजी खाता संतुलन में होता है। किसमें होता है? पूंजी खाता संतुलन में होता है। और इसमें भी पूंजी खाते में आधिक्य हो सकता है, पूंजी खाते में घाटा हो सकता है। जैसे संतुलन होता है ना बेटा, वैसे ही पूंजी खाते में आधिक्य भी हो सकता है। आधिक्य कब होगा? जब विदेशी पूंजी ज़्यादा आएगी, यानी अंतः प्रवाह आएगी ज़्यादा और पूंजी जाएगी कम, जिसको ये किताब वाला कहता है बाह्य प्रवाह, ये होगा कम। तब क्या कहेंगे? यहाँ पे पूंजी खाता जो है वो अधिशेष होगा या आधिक्य वाला होगा। समझ में आई बात? इसी तरह से पूंजी खाता घाटे वाला हो सकता है, बिल्कुल इसका उल्टा, कि अगर हमारी पूंजी आ कम रही है और जा ज़्यादा रही है तो वो आपका पूंजी खाता जो है वो घाटे वाला होगा। समझ में आई बात? अब बात करते हैं अंतः प्रवाह, संतुलन और घाटे की बात। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? हालांकि हम बड़ा खूबसूरत पढ़ाते हैं, बोर मेरी क्लास में होते ही नहीं है, या फिर हो जाते हो? अदायगी, संतुलन और घाटा। अदायगी वाला तो हमेशा, जैसे मैंने बात की, हमेशा संतुलित रहता ही है ना? अदायगी संतुलन हमेशा संतुलित ही रहता है, जिसको हमने क्या कहा था? भुगतान संतुलन। क्या कहा था? भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। तो असंतुलन की स्थिति में कौन सा आता है? आपका चालू खाता आ सकता है, आपका पूंजीगत खाता आ सकता है। ये जो है वो हो सकता है। व्यापार संतुलन जो है वो घाटे में हो सकता है, अधिशेष में हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन भुगतान संतुलन, अब बात आती है कि मान लीजिए आपका ये भुगतान संतुलन है, उसमें एक अकाउंट है करंट अकाउंट, जिसको कहते हैं चालू खाते। अब चालू खाते में हो गया बेटा घाटा। क्या हो गया? चालू खाते में घाटा हो गया। अब चालू खाते में घाटा हो गया तो इस घाटे को पूरा करने के लिए हमारे जो सरकारें हैं वो क्या करेंगी? हमारी जो परिसंपत्तियां हैं उनको बेचेंगी, परिसंपत्तियों को बेच देंगे और घाटे की पूर्ति हो जाएगी। यानी चालू खाते का जो हिसाब किताब है ना, वो किससे किया? परिसंपत्तियों से। परिसंपत्तियों का मतलब पूंजीगत खाता। ये आपका था चालू खाता और ये था पूंजी खाता। इसका घाटा हुआ पूर्ति किससे की? परिसंपत्तियों को बेच के,
या फिर दूसरा हो सकता है विदेशों से लोन ले लिया, विदेशों से क्या प्राप्त कर लिया, ऋण प्राप्त कर लिया, तो इससे जो है इसकी पूर्ति हो गई। कहने का मतलब मैं वापस उसी चीज को कहूं कि भुगतान संतुलन जो है हमेशा संतुलित रहता है, इस आय व्यय के अंतर को जो है पूरा किया जाता है। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें घाटा है तो उसकी पूर्ति किसके द्वारा की गई, पूंजी खाते के द्वारा पूरी की गई। कहने का मतलब चालू खाता जो है वो और पूंजी खाता है वो एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा, उसके द्वारा जब पूर्ति करेंगे। कहने का मतलब किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ये कह सकते हैं कि चालू खाता और प्लस पूंजी खाता, इन दोनों को बैलेंस बनाने के लिए एक बड़ा आशा रखते हैं, क्या, जीरो, यानी इनका योग जो है वो कितना होता है बेटा, शून्य होता है। वैकल्पिक रूप से कई बार जो है अपने देश के घाटे को संतुलन करने के लिए अपने देश का जो विदेशी विनिमय कोष है, विदेशी विनिमय कोष, यानी हर देश में एक विदेशी विनिमय कोष होता है, यानी इसको कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज फंड्स। एक तरह से ये कोष यानी इसके अंदर आपकी विदेशी मुद्रा जो है वो सुरक्षित रहती है। और बहुत बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि परिसंपत्तियां बेचने की स्थिति में नहीं होते हैं, लोन लेने की स्थिति में नहीं होते हैं, तब उस घाटे की पूर्ति के लिए विदेशी विनिमय कोष का उपयोग किया जाता है। यानी हमारे यहाँ पे जो रिजर्व में क्या रखे हैं, डॉलर्स रखे हैं या अन्य जो मुद्राएं रखी हैं, उन मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, तो इसके द्वारा भी घाटे की पूर्ति की जाती है। और इसको बेचने वाला कौन, क्योंकि विदेशी विनिमय कोष का संरक्षक कौन होता है, वहाँ का सेंट्रल बैंक। और हमारा सेंट्रल बैंक क्या नाम है, आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जब ये रिजर्व बैंक जो है विदेशी विनिमय कोष को बेचता है तो इसको हम कहते हैं कि आधिकारिक कोष विक्रय। क्या कहते हैं बेटा, आधिकारिक कोष। विदेशी विनिमय कोष को उपयोग जब किया जाता है, इस मुद्रा का जब उपयोग किया जाता है, इस मुद्रा को जब सेल किया जाता है तो उसको कहते हैं आधिकारिक कोष विक्रय। आधिकारिक कोष विक्रय, समझ में आ गई बात, आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी थोड़ी स्वायत्त और समायोजित लेन देन की। स्वायत्त और समायोजित लेन देन की थोड़ा सा आज 10-15 मिनट की क्लास एक्स्ट्रा चल सकती है हमारी, कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे हम, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक तो होता है स्वायत्त लेन देन और दूसरा है इसमें समायोजित लेन देन। स्वायत्त लेन देन तब कहते हैं जब अदायगी संतुलन में या भुगतान संतुलन में विषमता आती है और उस विषमता को पूरा करने के अलावा, यानी स्वायत्त लेन देन में आपके भुगतान संतुलन की विषमता को पूरा करने के अलावा जो भी काम किए जाते हैं या और किसी कारण से किए जाते हैं, दिमाग में रखना, भुगतान संतुलन में जो कभी कम ज्यादा हो गया तो उसकी पूर्ति को छोड़ के बाकी जो लेन देन किए जाते हैं उनको कहते हैं हम स्वायत्त लेन देन। यानी केवल हम हमारे भुगतान संतुलन की विषमता जो है उसको छोड़ देंगे और बाकी जितने भी लेन देन किए जाते हैं वो सारे के सारे स्वायत्त लेन देन होते हैं। समझ में आई बात? और बिल्कुल ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। समायोजित लेन देन एकदम इसका उल्टा है, यानी समायोजित लेन देन तब किए जाते हैं जब हमको केवल आपके भुगतान संतुलन की विषमता का बैलेंस करना है, इसकी विषमता का समाधान करना है। या अब एक बात और आती है, त्रुटि और लोप। क्या आता है बेटा? त्रुटि और लोप। लोप एक तरह से ये कह सकते हैं ना,
एक आदमी दिखेगा नहीं, वो यूं कहा अरे सबकी में लोप लाप हो गया, मतलब एक तरह से कुछ भी नहीं दिखता है। त्रुटि और लोप, त्रुटि और लोप का सीधा सीधा मतलब है कि जैसे हमने कई बार ये किया, मैंने ये लिखा 547 639 और मैंने कहा जोड़ दिया 7 और 9 15, 4 और 3 7 और 1 8, 5 6 11 और 1 12, जोड़ आ गया सही बिल्कुल। और हमने हिसाब किताब करके 1285 रुपये का 1285 रुपये का चेक काट के जो है हमने किसको दे दिया, करीना को दे दिया। करीना कौन, हमारी बेटी करीना, वो फिल्मों वाली नहीं। अब ये कहेगी जब हिसाब किताब इसको देंगे तो बाद में जब हिसाब किताब इसने करीना ने जोड़ा बताया सर ये तो गड़बड़ कर दिया आपने, यहाँ पे जो जोड़ किया था उसमें गड़बड़ कर दिया आपने, 1285 जोड़ नहीं हो रहा है सर, यहाँ पे जोड़ जो हो रहा है वो 1286 हो रहा है। तब दिमाग में आएगा अरे 7 और 9 15 नहीं होते, 7 और 9 16 होते हैं। तो ये जो इस तरह का हिसाब किताब में गड़बड़ होता है उसको कहते हैं बेटा त्रुटि। अब बात करते हैं लोप की। अब लोप की बात करेंगे, जब हमारा हिसाब किताब हम करेंगे तो उसमें हम कुछ बातें करेंगे कि कैसे लोप कैसे होता है। मेरे पास 1000 रुपये हैं और मुझे बांटने हैं। मैंने लिखा दीपिका को 500 रुपये दिए, करिश्मा को 300 रुपये दिए, करीना को 100 रुपये दिए, प्रियांशु को 50 रुपये दिए, गजू भाई गुजराती को 50 रुपये दिए। इस तरह से हमने लिख लिया। और उसके बाद में एक नाम हम बीच में भूल गए, मैंने बोला था करीना को 100 रुपये दिए लेकिन मैंने लिखना भूल गया, वो था हमारा मिशन। यानी हिसाब किताब में ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं कि वो त्रुटियां हो गई हैं। तो ये हमारी दो चीज आ गई, त्रुटियां और लोप। आपने हिसाब किताब में गजू कौन क्या करेंगे, भूल चूक लेनी देनी, तो वो लास्ट में लिखा जाता है त्रुटियां और लोप। ठीक है, ये बात आ गई त्रुटियों और लोप की। अब जो है इसके अदायगी संतुलन के घाटे की बात कर लेंगे। अदायगी संतुलन जो भी है, एक थोड़ा सा इसका अदायगी संतुलन जो है वो किस प्रकार से जो है इसकी टेबल हम बना के देखेंगे, उसके बारे में देखें कि अदायगी संतुलन को किस तरह से समझ सकते हैं हम। अदायगी संतुलन ये है, दिखाई दे रहा है बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ है, कम दिख रहा होगा, बड़ा कर देता हूं। अब ठीक, देखिए भारत का अदायगी संतुलन ये आपकी टेबल किताब में दी हुई है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे बात करते हैं अदायगी संतुलन में, जैसे लिखा हुआ निर्यात केवल वस्तुओं का मिलियन अमेरिकी डॉलर में 150, आयात केवल वस्तुओं का 240, और व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन में आयात और निर्यात का अंतर घटाएंगे ना, कि यहाँ पे आयात ज़्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है, तो आपको जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे आपका व्यापार संतुलन माइनस में जाएगा, यानी घाटे वाला जाएगा। हमने घाटे का वो पढ़ा था ना वहाँ पे। यहाँ पे आयात ज़्यादा हुआ और निर्यात कम हुआ, तो इसलिए यहाँ पे घाटा हुआ। फिर निवल अदृश्य मदें, यानी सेवाओं वगैरह की बात कर रहे थे, वो ये 4 A, B और C, ये जो है 30 जो है वो गैर साधन सेवाएं हैं। आय जो हुई है वो माइनस में गई, -10, और हस्तांतरण भुगतान जो है वो प्लस के 32। और इन तीनों को जब हमने देखा तो 30 और 32 62, और 62 में से 10 घटाए, टोटल कितना हो गया, 52 हो गया। ये आपकी अदृश्य मदों के बारे में बात आ गई। तो चालू खाते का जो शेष रह गया, चालू खाते का शेष 3 और 4 का जोड़ एक तरह से, यानी -90 व्यापार संतुलन और 52 जो है
वो अदृश्य में दें, तो इनका जब करेंगे तो ये आपका चालू खाते का शेष जो है वो -38 है। यहाँ पे बेटा देख सकते हैं ना, हम चालू खाते में अधिशेष की बात कर रहे थे, चालू खाते में घाटे की बात कर रहे थे, या चालू खाता बैलेंस्ड है, संतुलित है। यहाँ पे माइनस में जा रहा है, इसका मतलब चालू खाते में माइनस में गया है, चालू खाता घाटे में है। और इस चालू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए किससे पूर्ति करेंगे, क्या बताया था, पूंजीगत खाते से। तो यहाँ पे पूंजीगत खाते का शेष लिखना, किताब में आपके चालू खाते का ही शेष लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्ट आप कर लेंगे, है ना। तो पूंजी खाते का जो शेष है टोटल यहाँ पे इसने बता दिया 41.15। कैसे, बाह्य सहायता के रूप में 0.15 दिया, बाह्य व्यापारिक ऋण जो है वो 2 हो गए, अल्पकालिक ऋण जो है इतने हो गए, बैंकिंग पूंजी जो है जिसमें गैर निवासी के जमाए होंगे वो 15 और 9 इस तरह से हो गया, विदेशी निवेश है वो आपके 19 हो गए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ये 2 चीज़ें शामिल हैं, ए और बी। 13 तो आपका एफडीआई वाला हो गया, और ये एफपीआई कहते हैं इसको कई बार, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये 6 हो गया, और अन्य प्रवाह के रूप में -5 हो गया। इस तरह से ये आपका जो है और फिर जब ये पूर्ति नहीं हो रही थी, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था कुछ, तो हम क्या करते थे कि हमने कहा था कि भाई ये गड़बड़ कहाँ हुआ, कुछ भूल चूक हुई, कुछ त्रुटियां हुई, कुछ लोप हुआ, तो वो आपका हो गया कितना, -3.15 या -3.15, ये जो है आपकी त्रुटि और लोप हो गया। तो कुल संतुलन होगा आपका 5, 6 और 7 का जोड़, 5 का जोड़ -38, 6 का ये हो गया 41.15, तो ये कितना हो गया यहाँ पे +3.15, और ये -3.15, तो कुल संतुलन जो है वो आ गया आपका 0। यानी यहाँ पे पूरी तरह से आपका भुगतान संतुलन संतुलित हो गया, ये हिसाब किताब आपका कहता है। आज के लिए बस इतना ही। कल पढ़ेंगे विदेशी विनिमय बाजार और विदेशी विनिमय दर, फॉरेक्स रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तब तक के लिए बच्चों बाय, पढ़ें अच्छे से, गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें। चलें अब मिलते हैं।